रुपया हम सभी गिनते हैं, किसी को देना होता है तो भी और लेना होता है तो भी। तो अगर आप नोट गिनने के एक्सपर्ट हैं तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बिगनर हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, गिनने में नहीं बनता है, तो इसकी वजह से लोग पानी लगाते हैं या फिर थूक लगाते हैं। तो पानी हर जगह तो होता नहीं है और थूक नोट में लगाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप नोट बहुत आसानी से गिन लेंगे। लीजिए इस तरह से रबर बैंड और आगे वाली उंगली में ऐसे लगा लीजिए। पतला मोटा रबर बैंड जैसा है उसके हिसाब से आप 1 या 2 लगा लीजिए। और जिस तरह से मैं नोट गिन रही हूँ बस इस तरह से आप नोट गिन लीजिए। देखिए ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है और ना ही थूक वगैरह। एक एक नोट निकलेगा और बहुत आसानी से आप गिन सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब आप नोट गिनेंगे तो गलती होने का चांस नहीं है और इससे आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। आपको बार-बार नोट को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रबर बैंड छोटा-सा होता है तो आप चाहे तो इसको पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत ही छोटी-सी, बहुत ही सिंपल सी टिप है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड पर आपको टिप दिखा रही हूँ, लेकिन आप लकड़ी का कोई भी चीज़ है उस पर इस टिप को अपना सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड को देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है। काफ़ी दिनों से मैं इसका यूज नहीं की हूँ। तो बारिश का समय है, इसमें फंगस लग गया है। लकड़ी का कोई भी सामान होता है, अगर हम यूज नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक तो इसी तरह से फंगस लग जाता है। तो जैसे अगर आपके यहाँ धूप है तब तो इसको अच्छी तरह से धुल कर धूप में सुखा लीजिए। लेकिन मेरे यहाँ अभी धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, के लिए मैं कपड़े को गीला करके और इसको अच्छी तरह से पोंछ दे रही हूँ, जिससे कि ये चॉपिंग बोर्ड पूरी तरह से गीला ना हो। क्योंकि अगर पूरी तरह से ये गीला हो जाएगा और सूखेगा नहीं तो इसके फटने का भी डर होता है, साथ ही साथ इसमें फिर से फंगस और ज़्यादा लग सकता है। तो इसको मैं इस तरह से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और इसका बॉर्डर वाला भाग भी खूब अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब एक कटोरी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला कोई भी तेल ले लीजिए या जो भी आप यूज करना चाहें उसको ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि खाने वाला ऑयल लीजिएगा, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पर हम खाने वाली चीज़ें ही कट करते हैं, जैसे कि सब्जियाँ, फल वगैरह। तो बस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर और कॉटन की मदद से या फिर पुराने कपड़े की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और बॉर्डर वगैरह सब बढ़िया से लगाइएगा। और उसके बाद अगर धूप है तब तो धूप में सुखा लीजिए, नहीं तो फैन की हवा में छोड़ दीजिए 2 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद खुले में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ड्रॉर वगैरह में रख देते हैं और भूल जाते हैं तो इसमें फंगस और ज़्यादा लगता है। नमी वाली जगह पर भी रखने से बचिएगा। तो इस तरह से लकड़ी का कोई भी सामान हो आप उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर फंगस लग चुका है तो बस इस तरह से उसको भी अच्छी तरह से साफ करके और फिर से आप इसका यूज कर सकते हैं। सोया बड़ी से वैसे तो हम कई सारी रेसिपीज बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी नकली सोया बड़ी आ रही है। वैसे तो पहचान करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप असली और नकली सोया बड़ी की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो जैसे कि आप एक पैकेट सोया बड़ी खोले हैं तो उसमें से 1 या फिर 2 पीस ले लीजिए और इस तरह से रख दीजिए गैस चूल्हे के बर्नर पर और गैस ऑन कर दीजिए। इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए जिससे कि ये जलने लगे। जैसे अनाज जलता है ना, उस तरह से अगर आपको लगेगा कि जलने की महक आ रही है तो समझ जाइए कि सोया बड़ी असली है। अगर कुछ और जैसे कि पॉलीथीन या फिर कुछ अलग सा स्मेल है तो समझ जाइए कि सोया बड़ी नकली है। और इस सोया बड़ी को आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जल चुकी है और यहाँ पर एकदम राख जैसी ये हो गई है। तो इस तरह से ये सोया बड़ी बिल्कुल असली है। अगर ये नकली होती या इसमें कुछ मिलावट होता तो ये चिपचिपा, मतलब कि जैसे हम पॉलीथीन को जलाते हैं खिंचती है उस तरह से होता, लेकिन ये बिल्कुल राख के जैसे हो गई है। जैसे हम किसी भी अनाज को जलाते हैं तो सेम उसी तरह से ये भी हो गई है। इसका मतलब ये सोया बड़ी असली है। तो इस तरह से आप छोटी सी टिप अपनाकर असली और नकली सोया बड़ी की पहचान कर सकते हैं। वैसे आपके पास अगर कोई और तरीका है असली और नकली सोया बड़ी की पहचान करने को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अक्सर हम बहुत सारी चीजें जैसे कि नमकीन, बिस्किट, मतलब कि आजकल बहुत सारी चीजें इस तरह के जिपलॉक पाउच में आती हैं। तो इसको बार बार हम खोलते हैं, लॉक करते हैं, खोलते हैं, लॉक करते हैं, तो ज़्यादा दिन हो जाने पर इसका लॉक खराब हो जाता है, ये ढीला हो जाता है या फिर हम जल्दी में रहते हैं तो इस तरह से हाथ में लिए लिए ही इसे लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर लॉक होता है और कहीं कहीं खुला रह जाता है।
इसकी वजह से हमारा सामान खराब हो जाता है। तो क्या कीजिए, जब भी आपको इस तरह का जिप लॉक पाउच लॉक करना हो तो इसको स्लैब पर रख लीजिए या फिर किसी भी बराबर जगह पर रख लीजिए और इस तरह से अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले जाइए। जब आप इस तरह से लॉक करेंगे तो कहीं से भी ये खुला नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा काम की है क्योंकि छोटे बड़े हर साइज के जिप लॉक पाउच हम सभी के घरों में आते हैं, तो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप है। इस तरह के कंटेनर हम सभी के घरों में आते हैं, जैसे कि सोन पापड़ी, लड्डू या फिर बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन ऐसे टाइप के डिब्बे में आती हैं। ये तो है फूल बत्ती का डिब्बा, जो दिया जलाने वाली फूल बत्ती होती है ना, उसका डिब्बा है। तो आज हम इससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपकी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रहेंगी, इधर उधर फैली नहीं रहेंगी। इसके लिए डिब्बे को आप इस तरह से पकड़ लीजिए। ढक्कन वाला भाग, मतलब कि जो खुलने वाला भाग होता है, आगे की तरफ रहेगा और चाकू या फिर कोई भी चीज़ गरम करके इसमें इस तरह से स्क्वायर कट कर लीजिए। ये स्क्वायर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, इस तरह से। तो 4, 5, 6 आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 जगह पर कट कर ली हूँ। अब हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। किसी भी तरह का आप टेप ले लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा जिससे कि ये जल्दी निकले नहीं। और इस तरह से इसमें टेप लगा देंगे। 2-3 जगह आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। मैं खूब अच्छे से लगा दे रही हूँ जिससे कि ये निकले नहीं, जहाँ भी हम इसको चिपकाएं बढ़िया से चिपक जाए। एक साइड में जो पॉलीथीन होती है इसे हम हटा देंगे और इसको चिपका देंगे। आप चाहे तो अपने बाथरूम में चिपकाइए या तो फिर वॉश बेसिन के पास चिपकाइए, मतलब जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप इसको चिपका दीजिए। अब इसका यूज़ हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लगा सकते हैं अपने ब्रश को। वैसे हम अपना ब्रश होल्डर में रखते हैं। इसमें छोटी छोटी मक्खियाँ या फिर किसी भी तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, ब्रश को जूठा कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह के डिब्बे में रखेंगे ब्रश को तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपकी पूरी फैमिली का ब्रश एक जगह इकट्ठा रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। किसी भी तरह की गंदगी या धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। इस तरह से इसमें ब्रश लगा दीजिए और इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। जब आपको यूज़ करना हो तो ढक्कन खोलिए और ब्रश निकालिए, यूज़ कीजिए, फिर से इसमें लगा दीजिए। आप चाहे तो इसी के साथ में टूथपेस्ट भी रख सकते हैं। तो ये बड़े साइज़ का टूथपेस्ट है, डिब्बे के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से रखना है। अगर आप छोटा वाला टूथपेस्ट लेंगे तो वो और अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से ब्रश और टूथपेस्ट आप एक जगह रखेंगे तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और सेफ रहेंगी। तो आप इस टाइप का कोई भी डिब्बा ले लीजिए, आपका ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पुराने दिए पर शैम्पू डालते ही चौंक जाएंगे। जी हाँ, आप ये टिप पूरा जरूर देखिए। हर किचन के लिए, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है। तो हमें चाहिए पुराना दिया, चाहे तो दिवाली में जला हुआ दिया भी ले सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे शैम्पू। तो आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए जो आपके घर में यूज़ होता हो। दिया में शैम्पू डालने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि दिया पूरा शैम्पू एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सभी के घरों में लोहे के तवे का यूज़ होता ही है और यूज़ करते करते ये तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो इसको साफ करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि ये तवा आप देख पा रहे होंगे, इस पे मैं पराठे बनाई हूँ, रोटियां बनाई हूँ और तवा काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तवे को हम साफ करेंगे इस दिए से। तवा अभी ठंडा हो चुका है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा गर्म तवा चाहिए। तो इस तवे को हल्का सा पहले हम गर्म कर लेंगे और आप चाहे तो रोटी बनाने के बाद तुरंत ही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम दिया लेंगे। तो दिया आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो शैम्पू हम डाले थे एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा शैम्पू दिख नहीं रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, तो इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी कि चाइनीज सिरका डाल देंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो 1/4 टुकड़े का नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ दी हूँ और इसको तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसी दिए से तवे पर अच्छे से इसको लगा देंगे। क्योंकि तवा गर्म है तो तुरंत से ही ये सूख जाएगा। तो इसको लगाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालिएगा, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है और दिए से तवे को रब करते रहना है। अलग से आपको ना तो बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल लेना है, ना ही किसी तरह का सोप वगैरह यूज़ करना है, ना वॉशिंग पाउडर यूज़ करना है। बस शैम्पू और दिए से ये तवा बहुत बढ़िया साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आपको रब करते रहना है।
तो इसके नीचे मैं मोटा कपड़ा रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और तवा खिसक भी रहा था। तो जो भी इसमें चिकनाई लगी रहती है या ज़्यादा दिन यूज़ करने से भी तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बस इस दिए से बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। और जब आप इसको साफ़ कर लीजिए तो दिए को फेंकिए नहीं, दिए को रख दीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आपको तवा साफ़ करना होगा तो इसमें शैम्पू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दिया शैम्पू को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और लास्ट तक, मतलब कि दिया जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इसमें से शैम्पू निकलता रहता है। जो भी चिकनाई आपके तवे पर रहेगी या कढ़ाई में, सारी चिकनाई शैम्पू की वजह से ख़त्म होती रहेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये तवा इतना बढ़िया साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा चमकदार हो जाता है। आप मेरे कई सारे वीडियोस में कमेंट भी करते हैं कि आपका तवा इतना साफ़ या फिर कढ़ाई इतनी साफ़ कैसे होती है। तो बस इन्हीं सब टिप्स को मैं अपनाती हूँ और इसी की वजह से मेरे घर में जो तवा है, कढ़ाइयाँ हैं, सब बहुत अच्छे से चमकती रहती हैं। तो देखिए तवा कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। इस तरह से करके मैं दिखा रही हूँ। अब इसे नॉर्मल पानी से धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखिए तवा कितना बढ़िया चमकने लगा है। अब आप इस तवे को सोचिए कि एकदम व्हाइट हो जाए, तो व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि लोहा जो होता है दो तरह का होता है, एक तो काला और एक व्हाइट। तो ये काला वाला लोहा है, इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, ना ही तवा जला हुआ है, बस इसका कलर काला है। लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा कि तवा कितना बढ़िया साफ हो गया है। तो मैं तो इस टिप को तवे पर दिखाई हूँ आपको, लेकिन आप कढ़ाई या फिर लोहे का कोई भी बर्तन हो तो उसको भी बहुत आसानी से साफ कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा काम के टिप्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस टाइप का टेप हम सभी के घरों में होता है, चाहे तो चौड़ा वाला या फिर पतला वाला। तो क्या होता है, यूज़ करने के बाद इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका जो सिरा होता है वो मिलता नहीं है। इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है और हमें झल्लाहट भी होती है, क्योंकि अगर हम जल्दी में होते हैं तो इसको निकालना चाहते हैं तो और भी नहीं निकलता है। तो क्या कीजिए, बस आप छोटी सी टिप अपनाइए। जैसे कि अगर ये मिल जा रहा है खोजने से कि कहाँ है, तो मिल जाए तो इसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद खराब हुए भाग को कट कर दीजिए और फिर इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिर जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत होगी तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है, आप इसको अपना सकते हैं। दोस्तों किसी का भी जूता हो या फिर किसी भी टाइप का जूता हो, बारिश के मौसम में बदबू आती ही है। तो इस बदबू से बचने के लिए क्या कीजिए, आप ले लीजिए टी बैग और इसमें डाल दीजिए कोई भी एसेंशियल ऑयल जिसकी खुशबू ज़्यादा पसंद हो वो ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा 1 या 2 बूंद इस तरह से एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए और फिर इसको जूते में इस तरह से करके रखिए। जब आपको जूता पहनना हो तो ये बैग निकाल कर साइड में रख दीजिए, फिर किसी दूसरे जूते में डाल दीजिए और जूता पहन कर जाइए, फिर से वापस से आकर फिर से ये बैग इसमें डाल दीजिए। ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक इसकी खुशबू रहती है, जिससे कि आपके जूते से जितनी भी बैड स्मेल आती है सब निकल जाएगी। वैसे तो ये टिप हर मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन बारिश के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों जब भी हम चॉपिंग बोर्ड पर कुछ भी कट करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड इस तरह से फिसलता रहता है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें कट करनी होती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। इससे हमारा हाथ भी कटने का डर होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए या फिर पुराना टॉवेल वगैरह है या फिर किचन टॉवेल ले लीजिए, हल्का सा गीला करके और इस तरह से स्लैब पर बिछा दीजिए। उसके बाद आप इस पर ये चॉपिंग बोर्ड रखिए और फिर कट कीजिए। इस तरह से आप कितनी भी ज़्यादा सब्जियां, फल जो भी कट करना चाहें आसानी से कट कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। अनार जब भी हम छिलते हैं या तोड़ते हैं तो इसका बीज कभी कभी दब जाता है या चाकू वगैरह से कट करते हैं तो कट भी जाता है। इसकी वजह से अनार के रस का छींटा इधर उधर फैल जाता है। तो जहाँ पर हम अनार छिलते हैं या कट करते हैं वो एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और मक्खी वगैरह आने का भी डर होता है। जब भी आपको अनार छिलना हो तो क्या कीजिए, बाउल में ले लीजिए पानी और इस तरह से उसी पानी में अनार छिलिए। इससे जो भी छींटा इसका निकलेगा बाउल में रहेगा, पानी में रहेगा। तो जहाँ पर आप अनार छील रहे हैं वो एरिया गंदा नहीं होगा, जिसकी वजह से मक्खी वगैरह भी नहीं आएंगी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि अनार का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इसका छिलका वगैरह होता है,
वो सब भी तैरकर ऊपर आ जाता है, तो आप उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ खराब अनार के दाने हैं तो उसको भी छाँट कर अलग कर सकते हैं। और फिर इस तरह से छन्नी के ऊपर रख के इसका पानी अलग कर दीजिए और फ्रेश अनार का दाना एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जब आप इस टिप को अपनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कितनी आसानी से अनार का दाना निकल गया, और वो भी कम मेहनत में। जिस डिब्बे में हम हल्दी पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर रखते हैं, उस डिब्बे पर इस तरह से कलर आ जाता है। कांच का होता है तब तो कलर नहीं आता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक वाले में रखते हैं तो इस तरह से कलर आ जाता है। तो इसको साफ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कितना भी मेहनत कर लें जल्दी से ये कलर नहीं जाता है। और अगर ट्रांसपेरेंट है या फिर वाइट कलर का है तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए, किसी भी तरह के मसाले का दाग हो डिब्बे से बहुत अच्छे से गायब हो जाएगा, आपका डिब्बा एकदम साफ हो जाएगा और जो मसाले की स्मेल आती है वो भी इसमें से नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले जब भी मसाले का डिब्बा खाली हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर का डिब्बा ली हूँ, तो इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालकर अच्छे से शेक कर लेंगे, जिससे कि जो भी पाउडर इसमें लगा है वो निकल जाए। और फिर इसको हम किसी ग्लास या बर्तन में निकालेंगे। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको तुलसी जी में डालूंगी, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। तो जब हम इसको प्लांट्स में डालेंगे तो पत्तों में जो कीड़े मकोड़े या फिर फल वगैरह है उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। अब इस डिब्बे में हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। जी हाँ, मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब डिब्बे के हिसाब से इसमें पानी भर देंगे। पूरा डिब्बे के ऊपर तक पानी होना चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में दाग लगा होता है। और इसका चम्मच भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसको बंद करके अच्छे से शेक करेंगे और इसे रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर रात भर के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप इसको धुलेंगे तो देखेंगे पूरी तरह से दाग गायब हो जाएगा। इस तरह से किसी भी मसाले का दाग हो बहुत आसानी से निकल जाता है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, आप इसको जरूर अपना कर देखिए। जब भी हम खाना बना लेते हैं तो हमारे गैस चूल्हे का हाल कुछ इस तरह से होता है, या फिर इससे भी ज़्यादा गंदा होता है। तो क्या कीजिए, कपड़े को गीला करके और अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद इसको पोंछ दीजिए। जितना भी इस पर खाना वगैरह गिरा है या फिर रोटी बनाते समय आटा गिरा है तो वो सब साफ हो जाएगा। ये तो बहुत हल्का सा ही गंदा है, तो मैं भी गीला कपड़ा करके और अच्छे से निचोड़ कर इसको साफ कर दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा गैस चूल्हा है तो उसके लिए मैं टिप पहले ही डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस चूल्हा एकदम साफ हो गया है। अब देखने में तो ये साफ है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। जब इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं। खासकर बारिश के मौसम में चींटियाँ हर जगह आती हैं। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती ही होगी। गैस चूल्हा आप अच्छे से साफ करते होंगे, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ चींटियाँ हैं, तो मैं क्या करती हूँ, रोज रात में जब सारा काम खत्म हो जाता है तो गैस चूल्हे को, किचन के स्लैब को ऐसे हल्का गीला करके कपड़ा और उससे साफ कर लेती हूँ। उसके बाद एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डालेंगे। पानी के हिसाब से सिरका ले लेंगे और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब कोई पुराना कपड़ा या किचन टॉवेल वगैरह ले लीजिए जिसका यूज़ आप सफाई में करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कपड़ा अच्छे से साफ हो, क्योंकि जब कपड़ा खुद गंदा होगा तो ये अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद इस पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर आप गैस चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चींटी है, ये देखिए। इसी तरह से गैस चूल्हे को आप कितना भी अच्छे से साफ करेंगे चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो जब ये वाला पानी लगाकर साफ करेंगे तो चींटियाँ या फिर कॉकरोच वगैरह, कोई भी छोटे मोटे कीड़े वगैरह है तो नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं गैस चूल्हे को खूब अच्छे से साफ कर ली हूँ। साइड का एरिया, नॉब वगैरह अच्छे से साफ करेंगे। फिर इसी कपड़े को फिर से पानी में डालकर अच्छे से निचोड़कर और जो सामने का टाइल्स होता है उसको भी साफ करेंगे। इसी से स्लैब वगैरह भी साफ कर लेंगे। तो इससे आपका गैस चूल्हा तो साफ सुथरा रहेगा और टाइल्स भी साफ हो जाएगा, स्लैब वगैरह भी बढ़िया साफ सुथरा चमकदार रहेगा
और किसी भी तरह की गंदगी नहीं होगी, ना ही चींटियां या फिर कॉकरोच वगैरह आएंगे। तो जब तक बारिश का मौसम है तब तक रोज रात में आप इस प्रोसेस को कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाकी मौसम में आप रोज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश में चींटियां थोड़ी ज़्यादा ही आती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया है। इस तरह से आप भी अपने गैस चूल्हे वगैरह को साफ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्श पर गिरे हुए टमाटो सॉस को उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम किसी भी चीज़ से इसको साफ करते हैं तो ये साफ होने के बजाय और फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह का प्लेन मतलब कि जिसमें बॉर्डर नहीं है, इस टाइप का कोई भी प्लेट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये जाली ली हूँ, तो यहाँ पर लगा लेंगे फटा पुराना न्यूज़पेपर। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर में ही इसको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से हम सॉस के पास इस प्लेट को रखेंगे और न्यूज़पेपर को ऊपर की तरफ हल्के हाथ से खींचेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर या नैपकिन ले रहे हैं तो 2 या 3 भाग में फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गलने लगता है। तो जब फोल्ड रहेगा तब आप इस तरह से खींचेंगे तो आसानी से खींच भी जाएगा और जितना भी टमाटो सॉस, टमाटो केचप है, सब पेपर में आसानी से आ जाएगा। न्यूज़पेपर के बजाय अगर आपके पास पुराना फेंकने वाला कपड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं, या तो फिर नैपकिन वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यह साफ हो चुका है। कहीं भी टमाटो सॉस अगर गिर जा रहा है तो बस इस तरह से आप उसको साफ कीजिए, बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में साफ हो जाएगा। कोई कोई सलवार सूट हमारा ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा सिल्की होता है, तो उसको हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं, इधर उधर फिसलता रहता है, कभी पैंट गिरता है, कभी कुर्ती और कभी दुपट्टा। तो उसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। तो इसके लिए आप जैसे भी तय करते हैं, प्रेस करते हैं सूट को, उस तरह से प्रेस कर लीजिए और सबसे नीचे आप रखिए दुपट्टा, उसके बाद पैंट और कुर्ती, फिर बीच में इस तरह से लगा दीजिए हैंगर और इसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए। और अब ये देखिए कितना ज़्यादा फिसलने वाला दुपट्टा है, ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, सूट भी बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो ये हैंगर से गिरे नहीं, इसके लिए इसके दोनों साइड में लगा देंगे क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन लगाकर आप इसको कहीं भी हैंग कीजिए तो बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आपके पास भी इस तरह से फिसलने वाला सूट या फिर साड़ी वगैरह है तो इस तरह से क्लॉथ पिन लगा कर रखिए। हैंगर को आप कहीं भी कितना भी इधर से उधर कीजिए, आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनते हैं। इसका कारण ये है कि अगर कहीं बारिश में फंस जा रहे हैं तो पूरा शूज़ अंदर तक गीला हो जाता है। बारिश में जल्दी धूप निकलती नहीं है तो सुखाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो बारिश के समय स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनते हैं, रख देते हैं, तो शूज़ को रखने के लिए भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम में कहीं भी कबर्ड वगैरह में ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के जूते लंबे समय के लिए रखने हो तो इसमें डाल दीजिए सिलिका जेल पाउच। इससे आपके शूज में किसी भी तरह के कीड़े या फिर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल सही रहेंगे। इस तरह के छोटे साइज वाले जिपलॉक पाउच में बहुत सारी चीजें आती हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको एकदम छोटे साइज वाला जिपलॉक पाउच लेना है और इसको बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जिधर हम लॉक करते हैं उधर कट नहीं करना है, इधर बैक साइड में कट कर लेना है इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसका जिप खोलेंगे और इसमें रख देंगे ब्रश। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ब्रश का हैंडल वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा और ब्रश वाला भाग पाउच में रहेगा और ऊपर से इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। तो अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है। आप इस तरह से ब्रश इसमें रख के लेके जाइए, आपका ब्रश सेफ रहेगा, किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं लगेगी, कीड़े मकोड़े नहीं इसको टच करेंगे। अगर फैमिली में कई मेंबर एक साथ हैं तो सबके ब्रश को इस तरह से जिपलॉक पाउच में करके और एक साथ रख लीजिए। सारे ब्रश एक साथ मिलेंगे नहीं, जिससे कि हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। अगर आप इस ब्रश को अपने बैग में रख रहे हैं, ब्रश में थोड़ा बहुत पानी भी लगा है तो उससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। ये टिप भी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप भी इसको अपनाकर जरूर देखिए। एलोवेरा का छिलका उतारने के लिए कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट ही इसका छिलका उतारने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। क्या कीजिए, पहले इसके दोनों किनारी को इस तरह से कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो पीला वाला भाग होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसको कट करके पहले आप निकाल दीजिए, इससे कांटे वाला भाग भी निकल जाएगा, पीला भाग भी निकल जाएगा। और फिर इसके एक साइड के छिलके को इस तरह से बिल्कुल पतला उतार दीजिए।
कभी कभी थोड़े से एलोवेरा जेल की ज़रूरत होती है, हम मिक्सी का यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर लाइट वगैरह नहीं होती है, तो उस समय आप लीजिए ग्रेटर और ग्रेटर पर इस तरह से रख के सारे एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए। और मैं यहाँ पर बड़ा पीस ली हूँ, लेकिन आप जब निकालिएगा तो छोटा छोटा पीस लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलता है तो बड़ा पीस होने की वजह से टूटने लगता है। तो जब आप छोटा छोटा पीस करेंगे तो टूटेगा नहीं, आसानी से पल्प निकल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा लसलसा होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बहुत जल्दी से जेल निकल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से निकालेंगे तो ना तो इसको पीसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मैश करने की, और एकदम स्मूथ जेल आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर आप इसका कोई भी यूज कीजिए, इसमें किसी भी तरह का लम्स वगैरह होने का डर नहीं होता है। कितना भी ज़्यादा गंदा कपड़ा या फिर किचन टॉवेल वगैरह हो, बहुत आसानी से आप साफ कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। तो इस किचन टॉवेल को आप देख पा रहे होंगे, एक तो इसका कलर व्हाइट है, ऊपर से कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसमें जो लगा है वो है मेहंदी का दाग, साथ ही साथ आंवले का दाग और जंग का दाग। लोहे की कढ़ाई और लोहे के तवे में जो जंग लग जाता है उसको भी मैं इससे साफ की हूँ, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो इसको हम किसी भी तरीके से साफ करेंगे, लेकिन बढ़िया से साफ नहीं होगा। तो आज जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप किसी भी तरीके के गंदे कपड़े बहुत आसानी से बहुत कम मेहनत में साफ कर लेंगे। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर ली हूँ एक बाउल और इसमें हमें डालना है ऑक्सैलिक पाउडर। मेरे घर में ये हमेशा रहता है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए, टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एकदम आपका टाइल्स हो गया या बाथरूम हो गया नए जैसा चमक जाएगा। तो उसके साथ ही साथ मैं इससे कपड़ों की भी सफाई करती हूँ, हर कपड़े की तो नहीं, लेकिन जो कपड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें मैं इसको थोड़ा सा डालती हूँ। बच्चों का व्हाइट शर्ट वगैरह हो गया तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से चमक जाता है। और इसका आपके हाथ पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप हाथ से इसे टच कर सकते हैं। मैं कई सालों से इसका यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ आज वीडियो बना रही हूँ। पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, आपको टाइल्स वगैरह साफ करके भी दिखाई हूँ, तो हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। साइड में मैं पैकेट का फोटो भी लगा दे रही हूँ, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और हार्डवेयर के शॉप पर भी मिल जाता है। ये 1 किलो का पैकेट मैं मंगाती हूँ और डिब्बे में भर लेती हूँ, तो बस आप थोड़ा सा ही लीजिएगा। एक टॉवेल के हिसाब से मैं 1 छोटा चम्मच के करीब ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर भी डाल दी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टॉवेल के हिसाब से ही डाली हूँ। अब इसमें डालेंगे बढ़िया से गर्म पानी और इसमें इस किचन टॉवेल को भिगा देंगे। इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार इसको उलट पुलट देंगे, जिससे कि गंदगी सब अच्छे से फूल जाए। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हाथ से टच नहीं करना है। इस तरह से किसी चीज़ से आपको उलटते पुलटते रहना है 1 से 2 बार। दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ऑक्सैलिक पाउडर सिर्फ और सिर्फ टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इससे कपड़ों को भी बहुत आसान तरीके से साफ कर सकते हैं, हाथ से टच भी कर सकते हैं, और लॉन्ड्री वाले भी कपड़ों को साफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके धुले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार दिखते हैं। करीब 10 मिनट हुआ है और ये पानी थोड़ा ठंडा हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि जितना भी दाग धब्बा था, जंग का दाग, मेहंदी का दाग या फिर आंवले का दाग, खत्म हो चुका है। हल्का फुल्का अगर बचा भी है तो इसे हम इस तरह से रब करेंगे और सारा दाग साफ हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सिंथेटिक या फिर एकदम सॉफ्ट वाला जो कपड़ा होता है वो सब नहीं धुलना है, बस आप हार्ड कपड़े जो होते हैं उसको धुल सकते हैं। सॉफ्ट कपड़ा या फिर बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़ा, उसको नहीं धुलिएगा। किचन टॉवेल वगैरह या जो भी बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, क्योंकि हम सभी के घरों में कोई ना कोई कपड़े ऐसे इतने ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं, जैसे कि आप इस किचन टॉवेल को ही देखें कितना ज़्यादा गंदा था। या फिर बहुत सारे बेडशीट भी ऐसे होते हैं जो लंबे समय से हम यूज़ कर रहे हैं, वाइट कलर है तो उसमें पीलापन आ गया है, तो उसको भी आप बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इस किचन टॉवेल को आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसे मैं नॉर्मल पानी से धुलकर धूप में अच्छे से सुखाकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा किचन टॉवेल कितना ज़्यादा गंदा था, सारे दाग धब्बे सब खत्म हो चुके हैं। कम मेहनत में, हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर और ज़्यादा गंदा किचन टॉवेल है तो इसको थोड़ी देर और भीगे रहने दीजिए, तो और अच्छे से साफ हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही काम की टिप है, ऑक्सैलिक पाउडर आपके घर में भी जरूर होना चाहिए। जब भी आपको कुछ मेहनत वाली चीज़ें साफ करनी हो तब आप इसका यूज़ कीजिएगा।
जैसे कि अगर हम नॉर्मल तरीके से इस किचन टॉवल को साफ करते तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती और बहुत ज़्यादा समय भी लगता। तो कम समय में कम मेहनत में इस किचन टॉवल को आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से साफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, बालों में ऑयलिंग हम सभी करते हैं और जब रात में ऑयलिंग करते हैं तो रात में सोते हैं तो पिलो में बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और फिर आप उसको कितना भी साफ़ कीजिए जल्दी साफ़ भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप ऑयलिंग कीजिए तो पिलो पर अपने लगा लीजिए पुराना टी शर्ट। कोई भी पुराना टी शर्ट ले लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट वाला हो तो और अच्छा होता है। इस तरह से पिलो के ऊपर इसको पहना दीजिए। इसका जो आस्तीन वाला भाग है अंदर में सेट कर दीजिए और पिलो के साइज़ का आप टी शर्ट लीजिएगा। तो जब भी आप बाल में तेल लगाइए तो अपने तकिए को टी शर्ट ज़रूर पहना दीजिए। इससे आपके तकिए का कवर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। पूजा करने के लिए बाती वैसे तो कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज जो बाती मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये बाती बहुत रेयर में मिलती है। मार्केट में मिलती है लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी और महंगी होती है। तो आज की बाती बहुत ही स्पेशल है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये बाती बनाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इस बाती को जलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की बाती जलती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। घर से निगेटिविटी दूर होती है और घर में अगर हमेशा कलह कलेश रहता है तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल करके भी देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी की लकड़ी। जी हाँ, तुलसी का पेड़ हम सभी के घरों में होता है, तो उसमें कुछ टहनियाँ उसकी सूखती रहती हैं या कोई कोई पूरी तुलसी जी सूख जाती है तो सूखने के बाद ज़्यादातर लोग उसको फेंक देते हैं इधर उधर या फिर कुछ लोग प्रवाहित भी करते हैं। तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए और ना ही प्रवाहित कीजिए। इससे आप बना सकते हैं पूजा करने के लिए बाती। यहाँ पर सूखी हुई तुलसी की कुछ डंडियाँ मैं ले ली हूँ। आप देख पा रहे होंगे कुछ डंडी छोटी है, कुछ बड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो किसी को भी नहीं फेंकना है। यहाँ पर सारी की सारी तुलसी की डंडी का यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी इसकी सीधी डंडियाँ हैं सबको आप एक साइड में रख लीजिए और जो छोटी-छोटी हैं उसको एक साइड में रख लीजिए। टेढ़ी-मेढ़ी हैं तो उसको भी तोड़कर छोटा-छोटा कर लीजिए। कितनी भी छोटी डंडी हो सबका यूज़ हम बाती बनाने के लिए करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं थोड़ी-सी डंडी तोड़कर रख ली हूँ। अब हमें चाहिए कॉटन यानी कि रुई। यहाँ पर रुई लेते समय ध्यान रखिए कि एकदम साफ-सुथरी रुई लीजिएगा। अगर कच्ची रुई मिल जाती है तो और ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा-सा रुई आपको इसमें से लेना है और जिस साइज़ की बाती बनानी है उस साइज़ का इसको इस तरह से लंबा कर लेना है। उसके बाद तुलसी की डंडी इसके बीच में इस तरह से रख दीजिए। हल्का सा इसको रोल कीजिए, फिर हथेली में थोड़ा-सा साफ पानी लगाइए और इस तरह से बाती का शेप दीजिए। तो बहुत आसानी से ये बाती बन जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक बाती और मैं इस तरह से बनाकर आपको दिखा दे रही हूँ। इसके बीच में आपको तुलसी की ये लकड़ी रखनी है और इस तरह से बाती का शेप देना है। अब अगर आपके पास छोटी-छोटी लकड़ी है तो इसको भी नहीं फेंकिए। इस तरह से रुई के बीच में आप इस लकड़ी को रख दीजिए जैसे आप देख पा रही होंगी वीडियो में। तो इसमें आप कितनी भी छोटी लकड़ी रख देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर हथेली में थोड़ा-सा पानी लगाकर इसको भी बाती का शेप दे दीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया ये बाती बन गई है। इस तरह से जितनी चाहें उतनी बाती बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसको मैं जलाकर भी दिखा दे रही हूँ कि कितने अच्छे से ये बाती जलती है। दिए में थोड़ा-सा सरसों का तेल ली हूँ, आप जिस तेल में या फिर देसी घी में बाती जला रहे हैं तो उसको ले सकती हैं। मैं सिर्फ़ आपको अभी दिखा रही हूँ कि किस तरह से जलती है, इसलिए बहुत थोड़ा-सा तेल इसमें डाली हूँ। पूरी बाती को भिगा देंगे और अब इसको जलाएँगे। तो देखिए कितनी बढ़िया ये बाती जल रही है, नॉर्मल जैसे बाती जलती है सेम ये भी उसी तरह से जलती है। बस तुलसी जी की लकड़ी लेते समय ध्यान रखिएगा कि सूखी लकड़ी ही होना चाहिए। गीली लकड़ी लेंगे तो उसमें फंगस भी लग सकता है और अच्छे से जलेगी भी नहीं। तो इस तरह से आप सूखी हुई तुलसी की डंडी को बिल्कुल ना फेंकिए, उससे आप बाती बनाकर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, बाती बनाने का ये तरीका आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गैस लाइटर का यूज़ हम सभी करते हैं और यूज़ करते-करते ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज हम लाइटर को साफ करके देखेंगे बिना पैसे खर्च किए। तो इसके लिए नींबू का छिलका लेंगे और इस पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट डाल देंगे। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए और इस तरह से रब करते हुए लाइटर को साफ कर लीजिए। इसमें पानी नहीं लगाना है,
बस नींबू के छिलके और टूथपेस्ट से इस तरह से रब करते हुए साफ करेंगे। आप ये लाइटर देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो जहाँ पर आपको गंदगी लगे वहाँ पर अच्छे से रब करते हुए साफ कर लीजिए। खासकर ये जहाँ से हम पकड़कर लाइटर को जलाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी कभी आटे वाले हाथ से या फिर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उस हाथ से भी लाइटर को हमें टच करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। तो किचन का सारा काम जब खत्म हो जाए तो लाइटर को बस हल्के गीले कपड़े से आप पोंछ दीजिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़्यादा गंदा हो जा रहा है किसी कारण से तो बस इस टिप को ज़रूर अपनाइए। नींबू और पेस्ट लगाने के बाद आप ले लीजिए स्क्रबर, और स्क्रबर में पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सारा पानी निचोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं यूज़ किया हुआ स्क्रबर ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। अब इसे रब करते हुए बढ़िया से हम साफ़ कर लेंगे, और आपको ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल भी ना रहे। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो ही आप स्क्रबर का यूज कीजिए, नहीं तो टूथपेस्ट और नींबू के छिलके से ही साफ़ हो जाता है। उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, और लीजिए लाइटर अच्छी तरह से चमक गया है, एकदम नए जैसा हो गया है। अब ये लाइटर का जो जलने वाला भाग होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे ईयरबड्स, और इसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसको हल्के हाथ से इस तरह से साफ करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रब करके नहीं साफ कीजिएगा, या बहुत ज़्यादा अंदर तक ईयरबड्स नहीं डालिएगा। बस हल्के हाथ से जो आगे आगे गंदगी है इसी को साफ करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका कॉटन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। अगर आप यहाँ पर सैनिटाइजर ज़्यादा लगा देंगे तो थोड़ी देर नहीं चलेगा। आप इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, और फिर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। इस तरह से देखिए हमारा गंदा लाइटर कितने अच्छे से चमक चुका है। जब हम चादर को साफ करते हैं तो कभी कभी तकिए के कवर को अलग रखते हैं और चादर को अलग। इससे हमें नेक्स्ट टाइम जब चादर चेंज करना होता है तो तकिए का कवर मिलता नहीं है। तो जब भी आप चादर और पिलो कवर को साफ कीजिए तो जिस चादर का पिलो कवर है उसी के साथ में इस तरह से करके रखिए। इससे सारे पिलो कवर और सारे चादरों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप चादर उठाएंगे उसके साथ में पिलो कवर निकल आएगा। इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब हम रोटी बनाते हैं तो जो परथन गिरता है वो बेकार हो जाता है। इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर सिंक में डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। जब भी आप रोटी बनाइए तो जो परथन गिर जाता है, चाहे तो आप कपड़ा बिछाइए या पेपर बिछाइए या डायरेक्ट स्लैब पर ही बना रहे हैं, मतलब ये परथन कहीं भी गिरा हो तो आप उसको उठाकर एक कटोरी में रख लीजिए, और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत, नींबू का फूल भी इसको बोलते हैं, और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। कोई भी नमक आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि ये परथन बहुत कम है तो दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा ही ली हूँ। आप अगर ज़्यादा परथन ले रहे हैं तो और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैं तांबे का गिलास ली हूँ, और ये गिलास कितना ज़्यादा काला पड़ चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसको मैं इसी परथन से साफ करके दिखाऊंगी। पहले हम इसको पानी से खंगाल लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, और उसके बाद ये परथन लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से रब करेंगे। क्योंकि हम इसमें साइट्रिक एसिड और नमक डाले हैं, साथ ही साथ आटा है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, बहुत कम मेहनत में। आपको ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये चमक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लास कितने अच्छे से चमक चुका है, और इतना ये बर्तन अभी भी बचा हुआ है। तो इसको मैं रख दूँगी दूसरा बर्तन साफ़ करने के लिए, और इतने से में ही हमारा देखिए ग्लास कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब नॉर्मल पानी से मैं इसको धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। वैसे इस ग्लास को साफ़ करने के लिए हमें फ्रेश आटे की ज़रूरत पड़ती। फ्रेश आटा ना लेकर आप इस तरह से जो परथन स्लैब पर या पेपर पर गिर जाता है उसका यूज कर सकते। हमारी लोहे की कढ़ाई को लेकर, लोहे की कढ़ाई को हम अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ देते हैं तो इसमें जंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्या कीजिए, लोहे की कढ़ाई को पहले खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के वैसे तो कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, तो सिर्फ अगर आपको जंग साफ़ करना है तो उसके लिए नींबू सबसे अच्छा होता है। नींबू ले लीजिए और इस तरह से रब करते हुए कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जब कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो जाए फिर इसको नॉर्मल पानी से धुल लीजिए, और उसके बाद इसको कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 बूंद,
देखिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और अब हमें चाहिए प्याज। तो आप चाहे तो प्याज का टुकड़ा ले लीजिए, और प्याज का टुकड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो बैक साइड से, मतलब कि जहाँ से प्याज का जड़ वाला भाग होता है वहाँ से थोड़ा सा कट करके ले लीजिए और अच्छी तरह से इसको रब कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और प्याज को रब करके रखेंगे तो इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप जब भी कढ़ाई को यूज़ कीजिए और अच्छे से धुलने के बाद हर बार इस तरह से प्याज और थोड़ा सा तेल लगा कर रखिए। इससे आपकी लोहे की कढ़ाई एकदम चमकती रहेगी और इसमें किसी भी तरह का जंग वगैरह नहीं लगेगा।